हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 है भौतिकी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उनमें से जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन से तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। समांतर क्रम में प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध कितना होता है तो उसके लिए सूत्र निकालने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं। माना माना R1 R2 तथा R3, माना R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध किस क्रम में, समांतर क्रम में लेते हैं। समांतर क्रम में लगे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें शुरुआत कहां से कर दी है। हमारे पास तीन प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक है, प्रत्येक को बैटरी से विभव V दिया जाता है। प्रत्येक को बैटरी से विभव V दिया जाता है। अब दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं तो विभवांतर नहीं बदलता है। मतलब जितना प्रतिरोध R1 को जाएगा उतना ही विभव R2 को जाएगा और उतना ही विभव R3 को जाएगा। मतलब R1 पर भी विभव V है, R2 पर भी विभव V है और R3 पर भी विभव V है। सबसे पहले ये समझना है। परंतु समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। समांतर क्रम में धारा बदल जाती है। माना R1 से I1 R2 से I2 तथा R3 से I3 धारा प्रवाहित हो रही है या होती है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि हमारे पास R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं और प्रत्येक को बैटरी से V विभव दिया जाता है, जिसके कारण R1 से होकर I1 धारा प्रवाहित होती है, R2 से I2 धारा प्रवाहित होती है और R3 से I3 धारा प्रवाहित होती है। इतना हमने कर दिया। तब ओम के नियम से अब हमने पहले ही लिख दिया है कि जो R1 है वहां से I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V अपॉन I ये बराबर R। ओम का नियम हमारा है V अपॉन I ये बराबर R। मतलब ओम का नियम ये है कि अगर V और I का अनुपात निकाला जाए वो R आता है, R प्रतिरोध होता है यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, R को I की जगह पे ले चलें और I आ जाएगा R की जगह पे। तो यहाँ से I बराबर आ जाएगा V अपॉन R ऐसे। इससे करते हैं, इस सूत्र की मदद से हम सबसे पहले निकालते हैं I1 को। तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा I1 है, I1 बराबर V तो सब में समान है, V ऐसे का ऐसा V, और जो R है I1 के लिए R जो है वो R1 है। तो ये बन गया R1 है। इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं I2
और I2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 के लिए V है, V अनचेंजेबल है ऐसे का ऐसा, परंतु R जो है वो R2 है, तो ये R2 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे हम I3 निकाल देते हैं। I3 बराबर V अपॉन अब क्या हो जाएगा R3, तो ये है इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों हमने क्या कर दिया है, I1 I2 और I3 का मान निकाल दिया है। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, परिपथ से, जिस परिपथ में R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, उस परिपथ से प्रवाहित धारा, तो उस परिपथ से प्रवाहित धारा को हम I से दिखाते हैं, और I बराबर हो जाएगा सभी धाराओं का योग I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जो परिपथ है हमारा, उस परिपथ से तो जो धारा प्रवाहित होती है मेरे भाइयों, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होती है। ठीक है इतना। अब हम एक टर्म करते हैं, टर्म ये है समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से I1, I2 तथा I3 का मान इसमें रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I बराबर, ये जो I1 है उसकी जगह आ जाएगा V अपॉन R1, प्लस जो I2 है इसकी जगह हो जाएगा V अपॉन R2, I3 की जगह V अपॉन R3, V अपॉन R3 ऐसे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप क्या करते हैं, यहां जहां जहां पे V है उसको अलग कर देते हैं, तो I बराबर आ जाएगा, V बाहर हो गया सब में से, तो इधर बना 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे। ठीक है दोस्तों, इतनी कहानी समझ में आई, यहां पर तक की कहानी समझ में आ रही है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ये जो V है, V इधर मल्टीप्लाई है, इधर लाते हैं इसको, तो ये बन जाएगा I अपॉन V, और I अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे। ठीक है, अब थोड़ा सा ओम का नियम फिर से देखते हैं। ओम का नियम है हमारे पास V अपॉन आई इज इक्वल टू R। ओम का नियम क्या है, V अपॉन आई बराबर R ऐसे। अगर मैं इसको पलट दूं, अगर मैं इसको पलटूं तो ये बनेगा I अपॉन V, ये बन जाएगा I अपॉन V, और ये बन जाएगा 1 अपॉन R। ठीक है दोस्तों, तो ये पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। ठीक है, तो ये I अपॉन V जो होता है वो 1 अपॉन R होता है, तो यहाँ पे जहां पे I अपॉन V है, जहां पे I अपॉन V नजर आ रहा है, वहां पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन R, ये बन जाएगा 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है, अगर किसी परिपथ में तीन प्रतिरोध, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 होंगे तो 1 प्लस R4 आ जाएगा, 5 होंगे तो 1 प्लस R5 और आ जाएगा वहां पे, तो इतना ही अंतर है। अगर कोई किसी परिपथ में R1, R2, R3 जो है तीन प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में, जिसको पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, उसमें लगे हुए हो, तो हम इस तरीके से केवल और केवल ओम के नियम से, केवल और केवल ओम के नियम से हम उस परिपथ में प्रवाहित जितने भी प्रतिरोध लगे हैं उन सबका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। और ये जो R है, यहाँ पे R तुल्य भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकाल सकते हैं। तो दोस्तों एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि नीचे दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक धारिता का मान 2 माइक्रोफैरड है, 2 माइक्रोफैरड।
अब इसने ये बोला जी कि जितनी भी संधारित्र नजर आ रहे हैं इन सभी संधारित्रों की जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड। सबकी धारिता दे रखी है इसने हमें 2 माइक्रोफेरेड। इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है और ये भी 2 माइक्रोफेरेड है। जैसे तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में सभी संधारित्रों की धारिता समान है, सभी संधारित्रों की धारिता समान है। अब अगर हमें इस टाइप का परिपथ नजर आता है जो कि एकदम सममित है, ये वाला और ये वाला सममित है, तो इस कंडीशन में जो ये बीच वाला जो संधारित्र है उस संधारित्र में जो विभवांतर होगा, उस संधारित्र में जो विभवांतर होगा उसका मान शून्य होगा, उसका मान शून्य होगा। इस वाले संधारित्र से इस वाले संधारित्र से इस वाले संधारित्र से इस वाले संधारित्र से जो है इस संधारित्र में विभवांतर का मान शून्य होगा। ठीक है, तो ये वाला जो संधारित्र है इस परिपथ में अप्रभावी रहेगा। इस परिपथ के लिए ये जो संधारित्र है यह अप्रभावी है। अप्रभावी का मतलब इस वाले संधारित्र से इस वाले संधारित्र का इस परिपथ में कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, इसमें तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि ये आज का दूसरा प्रश्न है, चूंकि सभी संधारित्रों की धारिता समान है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सभी संधारित्रों की धारिता समान है, अतः बीच वाला मतलब ये वाला है, ये वाला बीच वाला संधारित्र अप्रभावी रहेगा, क्योंकि इसका विभवांतर या इसका विभव शून्य होगा। इसका जो विभव है वो होगा शून्य, इसका विभव शून्य होगा। तो पहली बात प्यारे दोस्तों हमने क्या कर दी है कि ये जो बीच वाला संधारित्र है, ये जो बीच वाला संधारित्र है ये अप्रभावी है, ये है ही नहीं परिपथ में। अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र, ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ऐसे नीचे वाले भी दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ऊपर वाले को मैं बोल देता हूं टॉप। ठीक है, तो हम लिख देते हैं TOP, टॉप वाले संधारित्रों की तुल्य धारिता, टॉप वाले संधारित्रों की तुल्य धारिता। तो जो टॉप वाले मतलब ये वाला और ये वाला है, ये दो संधारित्र हैं, इनकी धारिता तो मैं लिखता हूं सी टॉप, ऐसे। तो सी टॉप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे। ठीक है, अब ये जो C है मैं इसको बोल रहा हूं कि ये सी टॉप है, इस प्रकार से। तो 1/ जो सी टॉप है वो बराबर निकलेगा 1/2 प्लस 1/2 ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो 1/C जो टॉप है ये निकल जाएगा, एक बार 2 आ जाएगा नीचे और ये जुड़ जाएंगे ऊपर में 1 1 2, तो ऊपर में भी 2 हो जाएगा ऐसे। सॉल्व करेंगे तो पलट जाएगा, तो सीधे सीधे सी टॉप निकल सकता है हमारा। सी टॉप बराबर क्या हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, ये भी 2/2 बन जाएगा ऐसे। तो जो सी टॉप है वो 1 माइक्रो कूलम निकल के सामने आ जाएगा।
तो एक कहानी ये है कि जो हमारे पास टॉप में दो संधारित्र हैं उनका 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 तुल्य प्रतिरोध निकल के सामने आया है 1 माइक्रो कूलम। ऐसे ही बॉटम, जो हमारे पास बॉटम में, ये दो बॉटम में है, ठीक है, बॉटम वाले संधारित्रों की तुल्य धारिता, बॉटम वाले संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1/c। इसको मैं बी लिख देता हूं, बी का मतलब बॉटम, सी बॉटम, दैट इज इक्वल टू 1 वही फॉर्मूला C1 प्लस C2 ऐसे, तो 1/c बॉटम ये बराबर 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगी ऐसे, तो 1/c बॉटम इज इक्वल टू, एक बार 2 लिखेंगे ऊपर में जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा ऐसे, इसको पलटेंगे तो ये सी भी हो जाएगा ऐसे, ये बराबर 2/2 वापस ऐसे जैसा, तो सी बॉटम निकल के आएगा 8 माइक्रो कूलम। ठीक है भाइयों, सबसे पहले हमने क्या कर दिया है कि जो टॉप पे संधारित्र है उनको जोड़ा तो 1 माइक्रो कूलम, नीचे जो बॉटम में संधारित्र है दोनों श्रेणी क्रम में है उनका भी क्या निकल गया है 1 माइक्रो कूलम। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इन दोनों को जोड़ करके एक बात कर दिया है हमने, जो सी बी है, इन दोनों को जोड़ करके एक कर दिया है, वो सी टॉप है, सीटी भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों का, जिसको मैंने बोला है सीटी और इन दोनों का सीबी, दोनों जो है आप समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि सी टॉप तथा सीबी दोनों समांतर क्रम में होंगे, अतः तुल्य धारिता, इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल देते हैं। अब इनकी तुल्य धारिता क्या होगी, इनकी तुल्य धारिता तो मैं सी डैश से दिखा देता हूं, तो इसको लिख देंगे क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, तो ये सी डैश हो जाएगा, और सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टॉप प्लस सी बी एस ए, सी टॉप प्लस सी बी एस ए, तो सी डैश बराबर सी टॉप भी 1 है और सी बी भी 1 है, तो ये जो सी डैश है 1 + 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम। ये कितना निकल के आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम। अब समझना, अब ये जो सी डैश है वो इन चारों को जोड़ने के बाद आया है, इन चारों को जोड़ने के बाद इनकी तुल्य धारिता ये निकली है सी डैश। ठीक है, अब इन सबका जो निकला है वो सी डैश है जो 2 माइक्रो कूलम है। ये 2 माइक्रो कूलम जो सी डैश है वो इस 2 माइक्रो कूलम के साथ श्रेणी क्रम में होता, अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तब हमें निकालना है पूरे परिपथ, यानी ए तथा बी, प्रश्न यही है हमारे पास, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है हमें, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता, ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता। आप कैसे निकालेंगे, ए तथा बी के बीच जो तुल्य धारिता है उसको बोलूंगा मैं आप सी। अब दोनों मैंने बता दिया है, ये जो हमारा सी डैश है और ये जो 2 माइक्रो कूलम है ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है, तो आप निकलेगा 1/c, और 1/c इज इक्वल टू होता है 1/c डैश प्लस 1/2 ऐसे, ये 2 ये वाला और सी डैश ये वाला, तो 1/c बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 ऐसे, तो 1/c इज इक्वल टू निकलेगा 2 1 टाइम, इसको जोड़ देने हैं 2 बार ऐसे, इसको पलटेंगे तो c निकलेगा, ये भी पलट जाएगा 2/2 हो जाएगा ऐसे, और c निकल के सामने आएगा 2/2 यानी 8 माइक्रो कूलम, जो होगा हमारा इस प्रश्न का सही सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो सही सही आंसर है वो 8 माइक्रो कूलम है, और इसको करने का तरीका मैंने पूरी तरह से समझा दिया है, आप इसे सीखें अच्छे से। तो दोस्तों आज की वीडियो का एक और प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इनकी पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले समझना है हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक ये है, इसको ये मान लीजिए प्रोटॉन है, और दूसरा ये है जो मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 0.5 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा काम कर रही है उसका मान ज्ञात करना है हमें। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है, हम लिखेंगे सबसे पहले चूंकि प्रोटॉन पर आवेश आवेश की जरूरत है हमें। प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोटॉन होता है उस पर आवेश पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी इतना ही होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। पर ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव होता है, ये माइनस में होता है। दोनों के बीच की दूरी, हमें दूरी भी दे रखी है, दूरी जिसको हम आर से दिखाएंगे। आर बराबर है 0.5 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये बनेगा 0.5 गुणा 10⁻10 मीटर। अब एक काम और करना है हमें, जो जो प्रोटॉन पर आवेश है उसको बोल देना है कि ये Q1 है, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसको बोल देते हैं कि ये Q2 है। मतलब जो Q1 है वो 1.6 गुणा 10⁻19 है, और जो Q2 है वो 1.6 गुणा 10⁻19 है, लेकिन उसमें माइनस भी है इतना। अब हम क्या निकालते हैं, दोनों की पारस्परिक ऊर्जा निकाल देते हैं। दोनों की पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों की पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा जिसको हम दिखाएंगे U से, और U इक्वल टू होता है 1/4πε0, साथ में होता है Q1 Q2/R। ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच में जो पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है उसका मान इतना होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें क्या मिलेगा, u बराबर इसका मान। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 है, ये होता है 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9। तो इसकी जगह पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 जो है वो है हमारे पास, इधर सिंबल के साथ लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻9 p। ऐसी Q2 है हमारे पास -1.6 गुणा 10⁻19 अपॉन R दूरी है, दूरी ये है 0.5 गुणा 10⁻10 से। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर सकते हैं हम, आप ये काम कर सकते हैं, इसका जो माइनस है वो बाहर हो सकता है। 9 इंटू 10⁹9 -2 कर दिया मैंने बाहर, प्लस माइनस माइनस बाहर हो गया, तो ये है 1.6 इंटू 1.6 ऐसे, ये और ये एक साथ। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये एक साथ हो जाए 19 + 19 -38 हो जाएगा ऐसे, और अपॉन में है हमारे पास 0.5 ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 10⁻⁻10 भी है साथ। जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिल सकता है हमें, अब हमें क्या मिल सकता है, हमें ऐसा मिल सकता है 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9, ये है 10⁻−10 ऊपर ले चलते हैं तो ये बन जाएगा +10। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है 10⁻38।
अपॉन आर में आप केवल 0.5 बचा। अब ध्यान देने वाली बात एक ये है कि यहाँ पे माइनस भी है हमारे पास, तो अब हम माइनस को लिख देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हो गया हमारा माइनस 9, 1.6 इनको एक साथ कर दिया, इसको और इसको एक साथ ले लिए है वहां पे, और ये 38 अलग है। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसकी टेबल इसमें भी लगा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। तो एक तो हम कर देते हैं, ये जो 9 है, 9 को मैं 90 कर देता हूं, 16 का स्क्वायर 256 होते हैं। अगर मैं 1.6 इंटू 1.6 करूं तो ये बना 256, 2 प्लेस डेसिमल के हैं तो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2.56 इंटू 10 टू दी पावर 19, और इसमें से माइनस हो जाएगा 38। ये मैंने 9 था, हाँ 90 कर रखे हैं, 9 का 90 किया है तो ये 5 बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो वापस 5 से इसको उड़ा देने हैं 16 टाइम ऐसे, तो हमें मिला 16 विथ माइनस 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस वापस 19 मिल गया ऐसे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब वापस जो है क्या करते हैं, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 6 जा 96 होते हैं, ठीक है। 16 5 जा 80, 80 में 9 ऐड करेंगे तो 89, 16 2 जा 32, 32 में 8 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 40 ऐसे, 2 प्लेस डेसिमल है तो ऐसे। तो ये बना -40.96 इंटू 10 टू दी पावर -19 ऐसे, ठीक है। डेसिमल को 1 प्लेस पीछे खिसका सकते हैं, तो -4.096 इंटू 10 टू दी पावर, इसमें से 8 और माइनस हो जाएगा -18, साथ में लिख देंगे हम जूल। ये होता हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो -4.0 इंटू 10 की पावर -18 जो है आंसर निकल के सामने आएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए हमारे पास, और हल्का फुल्का हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन बहुत बड़ा था नहीं, क्योंकि Q1 और Q2 एक जैसे थे, केवल माइनस और प्लस का था, तो हमने इसका माइनस बाहर कर दिया था। माइनस के बाहर होने से ये दोनों प्लस बन रहे हैं, माइनस अलग कर रखा है, एक ही है तो माइनस अलग, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो 256 होता है, और 2 प्लेस डेसिमल की चेप दी हमने इसमें, और इसको बना दिया 90, इसको बना दिया 5, 90 और 5, 5 से 90 को उड़ा दिया 16 टाइम, 5 से 90 को उड़ा दिया हमने 16 टाइम, तो बचा इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया, इसका पॉइंट पीछे खींचता है तो इसमें से कम कर दिया हमने, तो ये निकल के आया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो और भी ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और अभी परीक्षाओं में जो भी टाइम है उसको बढ़िया से हम यूटिलाइज करेंगे, आप लोगों के लिए ढेर सारी ऐसी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो कैसी लगी हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।